हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखा था। अक्षीय स्थिति में उसके अक्ष पर स्थित, ठीक है। अब आज हम लोग देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण ही निरक्षीय स्थिति पे स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है, जो आपकी अक्ष पे नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ेंगे, मैं टॉपिक यहाँ डाल रहा हूँ। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। माइनस क्यू आवेश, हम लोगों ने यहाँ ले लिया, प्लस क्यू आवेश हम लोगों ने यहाँ, मतलब कि हमने पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाया। तो विद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश होगी, इनके बीच की दूरी होती है कितनी, 2l। अब मध्य बिंदु O से हमने अक्षीय स्थिति में इसके अक्ष पे बढ़ा के कोई बिंदु लिया था। अब हम लोग निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो इसके अक्ष पे ना होके इसके ऊपर या नीचे कोई बिंदु निरक्ष होगा। निरक्ष मतलब अक्ष पे नहीं होगा। इसको ब्रॉड ऑन साइड बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। इसके लंबवत मान लिया हमने, द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत एक बिंदु हमने लिया यहाँ पे। कौन सा बिंदु लिया, बिंदु P, जिस पर हमें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने इसी को कहाँ लिया था, यहाँ पे। और O से कितने दूरी पे लिया था, R दूरी पे। तो O से हम लोग R दूरी पे ही इसको भी लेंगे। O से R दूरी पे ही हम P बिंदु लेंगे। तो बिंदु P को हम मान लेते हैं कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। सेम उसी प्रकार से है बच्चों, कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसको आप ध्यान से समझिए, कठिन तो बिल्कुल है ही नहीं। बिंदु P, अब हम लोग क्या करते थे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालते थे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालते थे। इसके बाद हम परिणामी निकालते थे, वही आपका विद्युत क्षेत्र होता था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि ये L है और ये भी L है, चूंकि 2L है ये, और ये R है और ये लंबवत है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से मान लेते हैं कि ये है एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो ये कितना होगा, ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण होगा। तो कोण इक्वल टू होता है अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का, यानी कि अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम इधर भी हो जाएगा, ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां से निकाल लेंगे ना। कैसे, देखिए त्रिभुज POB में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, PB का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग मतलब OP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग OB का वर्ग। तो OP कितना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। PB कितना, PB तो निकालना ही है, तो PB स्क्वायर बराबर इतना आ गया, PB इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमने इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का निकाल के यहाँ पे रख दिया है। जिसको नहीं बनेगा वो इससे आप समझ जाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से हमने यहाँ पे निकाला है, तो ये डिस्टेंस आपको हो जाएगा। इतना बनना चाहिए वैसे आप लोगों से। अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। आप लोग लिखिएगा, सबसे पहले माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है
जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा जिनके बीच की दूरी, जिसे प्रभावकारी लंबाई बोलते हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P लिया, जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, कुछ भी ले सकते हैं उसको। बच्चों कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल आप जो कर रहे हैं अपन लोग उसी को लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आगे, अब उसके आगे जैसे हम लोग उसमें किए थे, क्या किए थे, अब प्लस क्यू आवेश के कारण इसको यहां से लिखते हैं, हम थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है, E1 इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई, बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे एकांक धनावेश है इसलिए क्यू अपान आर स्क्वायर। दिशा बताइए, बिंदु P पर कौन सा आवेश होगा, प्लस, तो ये प्लस और प्लस के बीच कौन सा लगेगा, तो ये किधर की ओर जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, तो फोर्स दिशा किधर होगी, तीव्रता की दिशा, ये हो जाएगी आपकी E1 जो हमने लिया है प्लस क्यू की आवेश के कारण। दिशा कितनी है भाई, B से P की ओर, ठीक है। R इस तरह हमने लिखा है, R की जगह पे क्या रहेगा, B से P स्क्वायर, तो हो जाएगा ये BT का स्क्वायर। अब इसको आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते हैं, वन अपान 4π बीपी की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, या 1/4πε0। हाँ एक चीज और, अगर हम इसको किसी माध्यम में रखते हैं जिसका परिवर्तन कितना है, k है, तो उसी पे वहां पे हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, k, और हमारे निर्वात के लिए लास्ट में k इक्वल टू 1 कर देंगे। आप याद रखेंगे इसको, तो q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है, क्या हो जाएगा ये E2 इक्वल टू कितना होगा, सेम वही देखिए, माइनस क्यू के कारण यहाँ पे एकांक धनावेश होता है, बिंदु P पे क्या होता है, एकांक धनावेश, क्योंकि वहां पे कोई आवेश नहीं है तो परीक्षण आवेश की गणना तो करेंगे हम लोग, तो एकांक धनावेश, और ये क्या है यहाँ पे ऋण आवेश, तो ये इस तरह का डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E2, क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस के बीच आकर्षण बल लगता है, ये आपका हो जाएगा E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4π, दूरी सेम है, ढेर सारे सेम है डिस्टेंस, तो क्या होगा ये भी सेम हो जाएगा, और दूसरे की तीव्रता भी सेम हो जाएगी क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे माइनस और प्लस हम लोगों ने क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जो हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था, तो बिंदु आवेश जो थे उसके परिमाण होते थे, तो परिमाण के लिए माइनस और प्लस की वैल्यू यहाँ पे हम लोग नहीं लेते हैं। जब हम अदिश राशि पढ़ेंगे, विभव ज्ञात करेंगे, तो विभव अदिश राशि होता है, तो वहां पे हम लोग जब जाएंगे तो माइनस और प्लस का काउंटिंग करेंगे। लेकिन सदिश राशि में जब तक हम लोग सॉल्व करेंगे, सदिश राशियां जो जो होती हैं इसमें उसके परिमाण और उसके परिमाण का हम लोग वैल्यू लेते हैं, इसलिए हमें माइनस नहीं मिलते हैं।
ये समीकरण 1 और 2 हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 E1 और E2 दोनों निकल गए, प्लस आवेश के कारण और माइनस आवेश के कारण। तो इन दोनों का जो परिमाण है देखिए सेम है, मतलब वैल्यू सेम है, लेकिन दिशाएं इसकी अलग अलग हैं। जब दिशाएं अलग अलग हैं और परिमाण इसका क्या है, सेम है, तो अब देखिए इसमें एक चीज कि अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसकी परिणामी कैसे निकालेंगे। तो परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सदिश राशि का एक सूत्र दो प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग। एक तो फार्मूला मेथड है और एक हो जाएगा आपका क्या, इसको वियोजित करने का मेथड हो गया। वियोजित करने का मेथड यह है, वियोजित वाले में आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वियोजित में हम कर सकते हैं कि E1 को दो घटकों में बांटेंगे, कैसा, लंबवत और क्षैतिज, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक। इसी प्रकार E2 को दो घटकों में बांटेंगे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक। तो इन दोनों को जब हम लोग बांटेंगे घटकों में, इसके बाद हमको रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। या एक मेथड है, यदि दो सदिश परिमाण में बराबर हो और दिशाएं अलग अलग हो, तो हम लोग जब समांतर चतुर्भुज नियम बनाएंगे इस प्रकार से, तो समांतर चतुर्भुज नियम में हम लोग E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का परिमाण हम लोग कर देते हैं। तो हमको उसको न करके हम लोग देखते हैं अपना कौन सा मेथड, वियोजन मेथड। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए चूंकि E1 और E2, इसी के बाद लिखना है, चूंकि E1 और E2 के परिमाण बराबर व दिशाएं विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत हैं, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए E1 और E2 को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में वियोजित करते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में वियोजित करते हैं। ठीक है, इतना लिख लिया। अब समझिए E1 का अगर ये थीटा है, देखिएगा यहाँ पे, ये है आपका ऊर्ध्वाधर घटक, और ये है आपका क्षैतिज घटक। E1 का ऊर्ध्वाधर घटक देखिएगा, इसमें समझेंगे हम लोग, जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। जब ये थीटा है तो अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से बनाएंगे तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो इस थीटा के कारण क्या हो जाएगा, लंब, लंब मतलब ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक एक होता है आपका कौन सा घटक, क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, E1 साइन थीटा, और क्षैतिज घटक क्या होता है, E1 कॉस थीटा। इसी प्रकार से E2 का ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर आएगा, इसे लिख देंगे हम लोग क्या, E2 साइन थीटा, और क्षैतिज घटक इसका भी इसी दिशा में आगे बढ़ता है, तो हो जाएगा आपका E2 कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस थीटा के आधार पे हम लोग ये कहीं पे भी लंब डाल के देखेंगे इस प्रकार से, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये लंब होगा। तो लंब के लिए साइन थीटा, लंब के लिए साइन थीटा, और आधार के लिए कॉस थीटा। आप लोग ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक वियोजन करना आप लोगों ने 11वीं में सीखा है, इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा लंबवत, लंब बटे कर्ण के हिसाब से निकालेंगे तो साइन थीटा में आता है, और क्षैतिज घटक क्या आता है, हमेशा कॉस में आता है। अगर जहाँ पे हम लोग एकदम देख के निकालते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग साइन कॉस में आए इस प्रकार से, तो उसको हम लोग देख के निकालते हैं कौन सा घटक कैसा है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए इन दोनों चित्र को देखिए, E1 साइन थीटा ऊपर और E2 साइन थीटा नीचे है, जो कि परिमाण में बराबर व विपरीत है। अतः एक दूसरे को क्या करेंगे, निष्फल। जैसे कि इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, और दोनों बराबर हैं, तो ये पेन कहीं जाएगा क्या, ये स्टेबल रहेगा। यानी कि क्या होगा कि उसको बोलेंगे हम लोग कि वह एक दूसरे को, दोनों जो बॉल लग रहे हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो दोनों जो आपके फोर्स हैं या क्षेत्र हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो समाप्त कर देंगे और ये वहीं पे रहेगा। लेकिन
जो इसके क्षैतिज घटक हैं, E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं और यही हमारे परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। यानी कि हम इसको इस प्रकार से मिलाएंगे, ये जो हमारा परिणामी निकलेगा E इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो हमने क्या लिखा था कि इसके हमने वियोजित कर दिया कि लंबवत घटक ये और क्षैतिज घटक E1 या E2 cos थीटा है। अब लिखेंगे क्योंकि E1 के क्षैतिज घटक, चूंकि E1 का चूंकि E1 और E2 के लंबवत घटक यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक, अगर हम लंबवत बोले और ऊर्ध्वाधर बोले तो एक ही बात है ना। चूंकि E1 और E2 के ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में बराबर व विपरीत होने के कारण, परिमाण में बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, तथा E1 व E2 के क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अतः यहां से लिखेंगे बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आ गया। फिर से एक बार आप देखिए ध्यान से, हमने क्या किया है, ये भी विद्युत ध्रुव लिया है, हमने बता दिया कि कैसे बना ये। इसके बाद प्लस की अवस्था कारण बिंदु की तीव्रता निकाला, दिशा की धराई E1। इसी प्रकार माइनस की अवस्था कारण बिंदु की तीव्रता निकाला, E2 की दिशा आ गई। इसकी दिशा हम लोगों ने नहीं लिखा, इसकी दिशा क्या होगी भाई, इसकी दिशा भी लिखना पड़ेगा ना। इस दिशा की तरह P से A की ओर, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, तो PA ये निकाल लिया। हम देख रहे हैं कि चूंकि दोनों E1 और E2 की दिशाएं अलग अलग हैं, अगर विपरीत होती तो हम पहले वाले जैसे माइनस कर देते अधिक वाले से कम वाले में, लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं इसलिए हम इसको दो घटकों में बांटते हैं। E1 को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, E2 को भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो हम देखते हैं कि E1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक है E1 sin थीटा और E2 का ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा, एक दूसरे से विपरीत है, ठीक है ना। और इसके क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाती है, हमने लिखा दिया। इसके बाद ये लिखना है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3, अब आप लोगों को दिख रहा होगा समीकरण 1, 2 व 3 से। इसका मतलब यह है कि समीकरण 3 में हम लोग समीकरण 1 और 2 से E और E2 की मान, E1 और E2 की मान यहाँ पे आप लोग रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई स्क्वायर नॉट cos थीटा इंटू 1/4 पाई स्क्वायर 0 Q/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस, और क्या है यहाँ पे भाई cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos थीटा। ठीक इसी प्रकार से 1/4 पाई स्क्वायर 0 Q/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेम दोनों है तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, E इक्वल टू आ गई है। ये सारे वैल्यू हमें होना है, ज्ञात है cos थीटा की वैल्यू, अब ज्ञात है तो cos थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं इस चित्र से। देखिए क्योंकि किसी भी त्रिभुज से निकालिए, त्रिभुज POB में cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है, तो जाएगा कितना
यल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आ गया? इसलिए ई इक्वल टू हो जाएगी 2 इंटू 1/4 पाई, या इसको इसे कर सकते हैं 1/4 पाई पहला 0 2 क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू का का मान कितना है भाई एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या हम लोग, क्योंकि अंडर रूट का मान कितना होता है हाफ। ये हो गया ई का मान। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है ना? आप लिख लेंगे अच्छे से इसको, जैसा मैंने बोला था आप लोग नोट करिएगा इसको अच्छे से। इसको देखिए, नोट करिए, फिर हम लोग आगे हल करते हैं इसको। देखिए आगे करते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या है, इसको सॉल्व करेंगे चुपचाप बस, और कुछ नहीं करना है। ई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू इंटू एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर। आप देखिएगा यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, और ये सेम आधार समान है, तो ये चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो गुणा में जो मल्टीप्लिकेशन में होती है वो पावर क्या होती है, वो जुड़ जाती है, तो पावर हो जाएगी 1 प्लस 1/2। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं हम लोग q इंटू 2l अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3/2। एक में आधा जोड़ेंगे तो 3/2 ही ना आएगा, 1.5। अब देखिए ये चीजें आगे समझ में। अब यहाँ पे हम लोग वही कंडीशन लगाएंगे, चूंकि जो आर है वो बहुत आर कहीं भी हो सकता है, निरक्षी स्थिति में यहाँ तक क्षेत्र होगा तो यहाँ होगा, लेकिन जो यल होता है आर जो होती है वो तो हमने मेंशन किया है कि आर दूरी पे पी बिंदु है, तो आर डिस्टेंस आर को तो हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, जहां तक उसका क्षेत्र होगा। तो आर की जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, वो अधिकतम हो सकती है, लेकिन जो यल की डिस्टेंस वो कम क्यों होती है, क्योंकि हमने एक निकाय बनाया था जो क्या होता है अत्यल्प दूरी पे रखा होता है, वही ना विद्युत द्विध्रुव है, इसलिए यल का मान क्या होगा बहुत कम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि आर इज वेरी ग्रेटर देन यल, है ना, अतः आर की तुलना में यल की उपेक्षा करने पर, यल को छोड़ देंगे, जब यल को छोड़ देंगे तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, देखिए E इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन का यल नहीं छोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कितने भी छोटी राशि हो उसका मल्टीप्लीकेशन करो तो ज्यादा होता है, केवल प्लस और माइनस में करेंगे। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, Q इंटू 2L अपान, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर को हमने नेगलेक्ट कर दिया, उपेक्षा कर दिया उसको, तो बचा कितना यहाँ पे 3/2, 2 से 2 हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P लिख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा R टू द पावर 3, ये हो जाएगा आपका E की वैल्यू। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि Q इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है P क्या है, क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, ये चीज हम लोगों ने समझ में आ गया। ये आपका हो गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, ठीक है ना, ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब कोई कहीं पे डाउट है क्या, बहुत इजी है, टफ नहीं है, थोड़ा सा इसमें थ्योरी ज्यादा लिखना पड़ता है, इसको आप लोग समझ गए। अब इसमें ये क्वेश्चन आ गया अगर कि अक्षीय स्थिति अथवा निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कौन सा स्ट्रांग होता है, कौन सा प्रबल होता है और कौन सा थोड़ा सा दुर्बल होता है, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये पे हम बता दे रहे हैं, क्या लिखेंगे हम लोग कि कंपेयर करेंगे कि दोनों में कौन अधिक है और कौन कम है। तो कैसे करेंगे उसको, टॉपिक लिखिएगा अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के
विद्युत क्षेत्रों की तुलना करना। ठीक है ना। अब हम लिखेंगे क्या, अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कितना, E1 इक्वल टू, समझ में आ रहा है मैं क्या लिखवा रहा हूं ना, जो लिखवा रहे वो लिखेंगे और ये नोट करेंगे। E1 इक्वल टू कितना आता है अच्छी स्थिति में 1/4 पाई स्क्वायर 0 2p/r³ आता है। एवं निरक्षी स्थिति में बिंदु P पर तीव्रता आता है कितना आपका E2, तो लिखेंगे तीव्रता E2, मान लेते E2 इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर 0 इंटू कितना आया है P/r। हमने ये क्यों लिया E1 E2, या तो आप अक्षी के लिए यहाँ पे एक्सियल फॉर्म ले लेंगे या E1 और E2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो E1 अक्षी के लिए, E2 निरक्षी के लिए। तब इन दोनों को यदि हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मान लो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, तुलना करने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। तो E1/E2 इक्वल टू कितना होगा, देखिए 1/4 पाई स्क्वायर 0 2p/r³। E2 की वैल्यू नीचे जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इंटू में नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो हमारी राशियां हैं ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 4 पाई स्क्वायर 0/1 इंटू r³/p। देखिए सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 पाई से 4 पाई स्क्वायर 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, p से p कितना आया E1/E2 इक्वल टू 2/1 कर सकते हैं। यानी कि जब E2 1 है तो E1 कितना होगा 2, यानी कि कितना हो गया E1 इक्वल टू 2E2, मतलब 2 गुना होता है। यानी कि अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र हमको मिलता है वो प्रबल होता है निरक्षी के तुलना में। यानी कि अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है वो 2 गुना होता है किसके, निरक्षी स्थिति की स्थिति में। तो आपको ये भी निकालने के लिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आशा कर आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ा सा बोर्ड में साफ दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, धीरे सॉल्व हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में अंतर लिख लेंगे हम लोग, लिख लीजिए विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति की या में तुलना। एक तरफ लिखेंगे अच्छी, एक तरफ होते हैं निरक्षी स्थिति। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पहला क्या लिखेंगे, इस स्थिति अच्छी में, तो आप लोग कॉलम बना लेंगे। एक तरफ क्या बनाएंगे आप लोग, अच्छी स्थिति में, और दूसरा निरक्षी स्थिति। यहाँ पे लिखेंगे पहला, दूसरा, इसमें लिख लीजिए पहला इस स्थिति में, अच्छी स्थिति वाले में लिखेंगे इस स्थिति में बिंदु बढ़ाए गए, इस स्थिति में बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। इस स्थिति में जो बिंदु होता है वो बढ़ाए गए अक्ष पे होता है। जैसे कि यही ना था ए और बी, तो ए अक्ष था इसका, इसको बढ़ाए थे तो बढ़ाए गए अक्ष पे कहीं पे होता है, उसमें लिखेंगे इस स्थिति में बिंदु द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक, ये देखो द्विध्रुव अक्ष है, इसका लंबार्धक मतलब इसके बीच का आधा, लंब भी हो और आधा भी हो, तो लंबार्धक पर स्थित होता है। दूसरा नंबर इसमें लिखेंगे इस स्थिति में किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षी स्थिति की तुलना में कितना होता है, 2 गुना होता है। उसमें लिखेंगे आप लोग निरक्षी स्थिति में, इस स्थिति में किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव का, छोटे विद्युत द्विध्रुव लिखो या द्विध्रुव लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर, देखिए जितना दूरी पर हमने इसको निकाला था, यहां से r दूरी लिया था, यहां से r, उतनी ही दूरी पर अच्छी स्थिति की तुलना में आधा होता है। ठीक है, 2 अंतर आप लोग याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगला देखेंगे, हम लोग क्या, किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में
अभी तो ये हो गया अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। एक टॉपिक है किसी भी स्थिति में, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से अच्छी और निरक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। हम लोग किसी भी स्थिति की कंडीशन में भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसको हम, विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो तो एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता ही है, लेकिन यदि उसको किसी और विद्युत क्षेत्र में हम रख दें तो क्या प्रभाव पड़ता है उसमें, उसको हम लोग देखेंगे। उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसको क्लियर करेंगे उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।